मंत्री अमित शाह पटना में कैंप करेंगे। विधानसभा चुनाव तक पटना में ही रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए पार्टनर्स के बीच सामंजस्य बनाएंगे अमित शाह। एनडीए के नाराज नेताओं को भी अमित शाह मनाएंगे। कार्यकर्ताओं में जीत के लिए उत्साह भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आगामी विधानसभा चुनाव तक गृह मंत्री अमित शाह पटना में रहेंगे। एनडीए के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। एनडीए के नाराज नेताओं को भी यहां गृह मंत्री अमित शाह मनाएंगे। कार्यकर्ताओं में जीत के लिए उत्साह भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह पटना में कैंप करेंगे। विधानसभा चुनाव तक गृह मंत्री अमित शाह पटना में ही रहेंगे। एनडीए पार्टनर्स के बीच सामंजस्य बनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के नाराज नेताओं को भी मनाएंगे। कार्यकर्ताओं में जीत के लिए उत्साह भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आईपीएस पूरन के परिजनों ने पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। आज शाम 4 बजे आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईपीएस पूरन सिंह ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी। आईपीएस पूरन के परिजनों ने अब पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। तो आईपीएस पूरन सिंह खुदकुशी का मामला, आईपीएस पूरन सिंह के परिजनों ने अब उनके पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है। आज शाम 4 बजे आईपीएस पूरन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन सिंह ने खुदकुशी कर ली थी और अब आईपीएस के परिजनों ने पोस्टमार्टम को मंजूरी दे दी है और आज शाम को 4 बजे आईपीएस पूरन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। और अब जयपुर से खबर है, जहां 2 महीने में दूसरी बार बेटिकट यात्रा करवाते पकड़ा गया रोडवेज परिचालक सुनील सहारण के पास पकड़े गए 11 बिना टिकट के यात्री। मुख्य प्रबंधक चूरू आगार सुदीप शर्मा ने कार्रवाई की। 20 अगस्त को भी 4 यात्री बिना टिकट के पकड़े गए थे और अब एक बार फिर बिना टिकट के यात्री पकड़े गए हैं। परिचालक पर मशीन छीनने और यात्रियों को भड़काने के आरोप भी है। सूत्रों ने बताया कि ऊंचे रसूख के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेटिकट यात्रा करवाते मिले परिचालक पर निगम प्रबंधन कार्रवाई करेगा। क्या एमडी पुरुषोत्तम शर्मा अब लेंगे संज्ञान और करेंगे निलंबन? तो जयपुर से खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां 2 महीने में दूसरी बार बेटिकट यात्रा करवाते रोडवेज परिचालक पकड़ा गया है। हनुमानगढ़ आगार के परिचालक सुनील सहारण के पास 11 यात्री बिना टिकट पकड़े गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, 2 महीने में दूसरी बार रोडवेज परिचालक बेटिकट यात्रा करवाते पकड़ा गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, लगातार पिछले कुछ दिन से दोनों ही तरफ के मामले बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो लगातार जो रोडवेज कंडक्टर हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बिना टिकट यात्रा करवा रहे हैं और रोडवेज को चूना लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोडवेज प्रशासन भी लगातार जो फ्लाइंग है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। कई जो परिचालक है उनको भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परिचालक कल देर रात बिना टिकट यात्रा करवाते पकड़ा गया था, अब से करीब 2 महीने पहले यही जो परिचालक है 4 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाते हुए पकड़ा गया था। तब इसके खिलाफ कोई ठोस जो कार्रवाई है, कोई दोबारा ये ऐसा काम ना करे, इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी। लिहाजा एक बार फिर से कल वापस ये जो रोडवेज परिचालक है बिना टिकट 11 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवा रहा था। फ्लाइंग टीम ने चेकिंग की और ये पकड़ा गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब कंडक्टर पकड़ा जाता है बिना टिकट यात्रा के मामले में, तो उसके बाद अगर ठोस कार्रवाई हो तो वो दोबारा इस तरह के जो भ्रष्टाचार है या इस तरह की जो गतिविधि है उसको अंजाम नहीं देगा।
तो यही है कि रोडवेज प्रशासन को, जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनको ऐसे मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए और जो परिचालक हैं जो बिना टिकट यात्रा करवाते हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि कई बार कार्रवाई होती है, कई कंडक्टर को अच्छा खासा सबक है रोडवेज प्रशासन वो सिखाता है, तो वो दोबारा इस तरह के जो कृत्य नहीं करते हैं। लेकिन खासतौर पर जो ये परिचालक है, कुछ जानकार सूत्र बता रहे हैं कि रसूख के चलते इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी और उसका नतीजा ये रहा कि 2 महीने बाद फिर से इसने वही काम किया, वही भ्रष्टाचार का काम किया, बिना टिकट यात्रा करवा रहा था। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या रोडवेज निगम प्रबंधन इस परिचालक के खिलाफ अब ठोस कार्रवाई करेगा। जी सुनील, पहली बार जब बिना टिकट के यात्री पकड़े गए तब इस परिचालक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अभी दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तो किस तरह की कार्रवाई इस परिचालक पर अब हो सकती है? बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि अगर कोई नियम विरुद्ध काम कर रहा है, रोडवेज को या किसी भी सरकारी जो संपत्ति उसको जो अपने जो अधिकार है उनका गलत इस्तेमाल करके अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो बिल्कुल ये कानूनन अपराध है और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो आम लोगों में भी एक साफ मैसेज आए। और दूसरी तरफ जो रोडवेज को लगातार कहा जाता है कि जो आय में लगातार घटोतरी हो रही है या फिर जो घाटा हो रहा है उससे भी उबरने की यहाँ पर कोशिशें होती हैं कि अगर जो फेयर जर्नी हो किसी पैसेंजर की, जो भी राजस्व है रोडवेज का वो राजस्व रोडवेज के खाते में जाए, तो कहीं ना कहीं रोडवेज को लाभ होगा। इस तरह से एक तरफ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो आम यात्री हैं उनका सरकारी सिस्टम पर जो भरोसा है वो टूटता है। तो बिल्कुल इस तरह के मामलों पर कठोर कार्रवाई है वो होनी चाहिए। शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, जहां 2 महीने में दूसरी बार बेटिकट यात्रा करवाते रोडवेज परिचालक पकड़ा गया है। परिचालक सुनील सहारण के पास 11 यात्री बिना टिकट पाए गए हैं। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी इस परिचालक के पास 4 यात्री बिना टिकट के पाए गए थे, तब इस परिचालक पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। और अब देखना होगा कि रोडवेज के इस परिचालक पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय जयपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, हमीद मेवाती समेत प्रमुख नेता यहां कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। तो आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है और इस अवसर पर जयपुर भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11 बजे भाजपा कार्यालय जयपुर में कार्यक्रम होगा। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार गृह मंत्री जमाल सिंह बेडम से खास बातचीत कर रहे हैं। सुनते हैं। देखिए साक्षी, किसानों को कैसे भला हो सकता है, कैसे उनको विकास किया जा सकता है, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में नवाचार हो, आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान से मंत्रियों के साथ किसानों का दल गया। 5 दिन वह लगातार अध्ययन किया, अलग अलग सेक्टर में गए, किसानों से बात की। मेरे साथ उसी दल में जाने वाले मंत्री जवाहर सिंह बेडम साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, सबसे पहले तो आप वापस वतन वापसी के लिए हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या सौगात आप किसानों के लिए लाए, ये सच में का दर्शक जानना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और किसानों की ओर से उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के किसानों की खेती, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, आपके पोल्ट्री फार्म्स आदि से कैसे आमदनी बढ़ाकर किसानों के जीवन में
उनके जीवन स्तर को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसका एक सकारात्मक प्रयास किया। बजट में घोषणा की 100 किसानों को हम विदेश में भेज करके वहाँ की तकनीक का अध्ययन कराने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, जिसमें पहला दल 38 किसानों का, IAS अधिकारी और डिपार्टमेंटों के अन्य अधिकारी और मंत्रीगणों का समूह 52 लोगों का दल यहाँ से गया। हम डेनमार्क गए। डेनमार्क में जाकर के हमने धरातल पर जाकर खेती, किसानी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर और डेयरी, इस संबंध में माइन्यूटली चर्चा की, गहनता से चिंतन किया और वहाँ चर्चा करने के बाद ये पाया कि खेती करने का तरीका और उसमें नई तकनीकी, उस तकनीक को कैसे हम यहाँ राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वहाँ जैविक खेती पे ज़्यादा जोर है, हमारे जो रासायनिक खाद हैं वो उपयोग नहीं किए जाते हैं, जैविक खेती पर जोर है, जिससे उसके दूरगामी परिणाम अच्छे हों। हम एक पोल्ट्री फार्म पर गए, वहाँ किसान से चर्चा हुई, तो उसने पोल्ट्री फार्म पर अपने जो मुर्गियाँ थी उनको बाहर छोड़ रखा था, फेंसिंग करा रखी थी उस ज़मीन की, और जो फार्म में अंदर रहने का, चुग्गा डालने का, उसके अलावा वो खेत में डोल रहे थे। तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ उस अंडे को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है कि जो वॉकिंग करती हुई मुर्गियाँ रहती हैं उनका हेल्दी एग होता है। उसके साइंटिफिक रीज़न भी हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म में अंत बाहर मुर्गा नहीं निकल जाए, मुर्गी नहीं निकल जाए, उसको बंद रखते हैं। वो तरीका उनका अच्छा लगा और वो उस ज़मीन में पेड़ पौधे ऐसे लगाते हैं जिसको वो मुर्गी खाती है, वहाँ से लेती है। हम एक डेयरी फार्म पर गए। डेयरी फार्म पर उनका कहना था कि हमारी जो गाय हैं वो गाय रोज़ाना 30-35 लीटर दूध देती है। उनकी होल्स्टीन गाय है, जर्सी गाय है। हमारे यहाँ गिर गाय को, थारपारकर गाय को ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन तकनीक जैसे ब्राज़ील में हमारी गिर गाय जाकर के ज़्यादा दूध दे रही है, तो हम यहाँ उस तकनीक को, डेनमार्क की जो तकनीक है उसको यहाँ, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसकी रहने की व्यवस्था कैसी हो, उसके पानी का, सारी चीज़ों का प्रबंधन ढंग से हो और वो ज़्यादा दूध दे पाए, उस तकनीक को अधिकारियों से हमने कहा है कि इस पर डिस्कस करके, रिसर्च करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम इसको यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है, फूलों की जो खेती है, वहाँ नए तरीके से फूलों की खेती करके उसकी सप्लाई करने का काम है। वहाँ पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उस मिट्टी में जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है, उस जैविक खाद का प्रयोग करके फिर उसमें वहाँ पत्ती से भी पुष्प बनाने का, पत्ती मिट्टी में डाल देते हैं, उससे पेड़ आता है, उसमें पौधे होते हैं नए नए। तो वो भी हमारे पास किसान थे, उन्होंने चर्चा की है। और हमारे वहाँ जो एम्बेसडर हैं मनीष प्रभात जी, उन्होंने वहाँ के कृषि विशेषज्ञों को, डेयरी विशेषज्ञों को, उनको सबको बुला करके हमारा मीट टुगेदर कराने का काम किया। वहाँ एक डेनमार्क की जो एग्रीकल्चर फार्म्स की कंपनियां बनी हुई, उसकी एक सर्वोच्च संस्था है, उसके साथ भी हमने बैठक करके वहाँ के जो तकनीकी अपनाई जाती है, प्रबंधन जो वहाँ का है, वो हमको अच्छा लगा। मैं समझ सकता हूँ कि राजस्थान का किसान खुशहाल हो, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी प्रयासरत हैं। यहाँ का, भारत का और डेनमार्क का यदि हम संस्कारित रूप से देखेंगे, सोशल सिस्टम देखेंगे, तो भारत अच्छा है। भारत का सोशल सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन तकनीक वहाँ की अच्छी है जो एडॉप्ट करने के योग्य है, उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आपने एक बड़ी बात की थी, वहाँ जो जैविक खेती पर विशेष ध्यान है। खासकर आप भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आप तो किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आप आते हैं। लगातार जो खाद का प्रचलन भारत में बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, खासकर आपके हमारे गाँव में बढ़ रहा है, उसका अब साइड इफेक्ट भी आना शुरू हो गया है। हालांकि शोध तो नहीं हुआ, लेकिन लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जो कैंसर की लगातार संख्या बढ़ रही है, उसमें भी एक बड़ी बात ये हो सकती है, क्योंकि हम लगातार खाद दे रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव लाने का कुछ प्रयास करेंगे? आपका विभाग कुछ ऐसा करेगा कि हम जैविक खेती पर आए और अपना जो पारंपरिक खाद हुआ करता था उसको ज़्यादा प्राथमिकता दें? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली।
और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक आह्वान किया कि हम लोग परंपरागत खेती और जैविक खेती की ओर बढ़ें। उसमें नई तकनीक का उपयोग ज़रूर करें कि हमको बीज अच्छे मिले, वहाँ के लिए पानी मिले, सिंचाई के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण हो। तो ये सारी चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कही और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने राजस्थान में किसान सरसब्ज कैसे हो इसके लिए प्रयास शुरू किए हैं। ये सही है कि रासायनिक खादों के ज़्यादा प्रयोग से मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो चारा उगाया जाता है उसके भी पशुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैविक तरीके से जो चारा उगाया जाता है उसको खाने के बजाय रासायनिक खादों के उपयोग से जो चारा उगाया जाता है, जैविक खाद खाने वाली, जैविक खाद से उत्पादित चारा खाने वाली गाय अधिक दूध देती है और रासायनिक खादों से जो उत्पादन किया जाता है उसका दूध धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसके रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव में मैं तो अपील भी करूंगा कि लोग अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर बढ़ें और जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे उसका जो शुद्ध उत्पादन होगा वो मानव शरीर के लिए भी, पशुओं के लिए भी, इवन देन पक्षियों के लिए भी जो दाना है वो पौष्टिक होगा और इसकी ओर हमको आना चाहिए। वहाँ जो चीज़ें अच्छी लगी कि डेनमार्क का प्रत्येक व्यक्ति कानून का पालन करता है, वहाँ रूल्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। हम जब रोड पर चलते हैं तो हम पैदल चलने वालों के लिए अलग लाइन बनी हुई है, साइकिल पर चलने वालों के लिए, वहाँ मोटरसाइकिल हमको दिखाई नहीं दी। एक किसान के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी लेकिन रोड पर कोई मोटरसाइकिल चलती हुई दिखाई नहीं दी। लोग साइकिलों पर चलते हैं या अपनी कार उपयोग करते हैं या बस उपयोग करते हैं। तो पैदल चलने वालों की लाइन पर पैदल चलने वाला चलेगा, साइकिल वाली पे साइकिल वाला चलेगा, जो बस की लाइन है उस पर बस वाला चलेगा। ऐसा नहीं, शहर में ही जो रूरल एरिया में भी है वहाँ पूरे जगह पूरा सिस्टम बना हुआ है। साइकिल वाला भी यदि बत्ती हो जाएगी तो साइकिल वाला रुक जाएगा, बत्ती जब होगी तो पहले पैदल चलने वाले निकलेंगे, उसके बाद साइकिल वाला निकलेगा, फिर कार वाला निकलेगा, फिर बस वाला निकलेगा। तो इस तरह की वहाँ एक सिस्टम है। लोग कानून का पालन करते हैं, देश के कानून पर उनको विश्वास है, उल्लंघन नहीं करते हैं और इसीलिए ईमानदारी में डेनमार्क पूरे देश में कहते हैं जो इंडेक्स है उसमें प्रथम माना जाता है। हमारी जब कई किसानों से, आम व्यक्ति से बात हुई तो वो ये कहते हैं हमें सरकारी दफ्तरों में जाना ही नहीं पड़ता, हम ऑनलाइन यहाँ से किसी चीज़ को भेजते हैं, समय सीमा निश्चित है, उतने दिन में होकर के वो आ जाती है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट करने के योग्य है, लेकिन संस्कार और संस्कृति वहाँ नहीं है। वहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ पैतृक सिस्टम नहीं है, बाप की ज़मीन बेटे को नहीं जाती है, उसको कमाना ही पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे और फिर यदि ज़मीन लेनी है तो गिफ्ट डीड नहीं होगी, वहाँ पिता से खरीदनी पड़ेगी ज़मीन, और यदि पिता चले गए दुनिया में से तो सरकार की होगी, कुछ रियायत पर पुत्र को खरीदनी पड़ेगी, ऐसा सिस्टम है। तो इसके मायने ये हैं कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, पैरों पर खड़ा होकर के देश के कानून का पालन करे और तकनीक का, क्योंकि आज के वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें तकनीक का उपयोग करके अपने सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसका हमने वहाँ गहनता से अध्ययन किया है। कृषि के, डेयरी के, पोल्ट्री के, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम नवाचार करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर एक चिंतन मंथन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को एक रिपोर्ट हम सौंपेंगे। तो सरकार अच्छा करना ही चाहती है, वो करेगी। दो सवाल मैं जरूर और पूछना हूँ। अभी आपने एक जिक्र किया वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था का, गृह राज्य मंत्री होने के नाते सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं, आप भी सड़कों पर जाते हैं, कई बार ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं होती है, लगातार हादसे हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की एक बड़ी कारण की वजह से हो रहा है, एक बड़ी वजह सामने आती है। तो क्या हम कुछ नवाचार यहाँ कर सकते हैं? जो आप डेनमार्क गए वहाँ कुछ ऐसे आपको लगा हुए बेहतर हो सकते हैं यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए? देखिए, वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसमें ये शुमार है कि हमको रोड पर कैसे चलना है, साइकिलिंग करनी है तो कैसे करनी है, सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम जो आपाधापी में ओवरटेकिंग और ये जो वहाँ स्पीड लिमिट है, उस स्पीड से ज़्यादा कोई चलता नहीं है और तुरंत वहाँ स्पीड ओवर लिमिट होती है तो चालान उसके घर पर।
हमारे यहाँ तो चालान होने से पहले 3 बार कोई एमएलए के पास जाएगा, कोई एमपी के पास जाएगा, साहब डिप्टी को फ़ोन कर दो, इसको फ़ोन कर दो, मेरा चालान हो गया। ये हमको अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि आखिर कानून का पालन करने के साथ हम चलेंगे तो बहुत लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। वहाँ 5 दिन में हम रोडों पर ही गए, रोडों पर जाकर के हम फार्मों तक पहुंचे, पोल्ट्री फार्म तक गए, वहाँ तक गए, एक सिंगल एक्सीडेंट हमने देखने को मिला। और आप यहाँ से और भरतपुर तक ही जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई एक जगह कुछ न कुछ हादसा हुआ मिलेगा। तो ये सोच परिवर्तन की आवश्यकता है। जो भारत की अच्छी चीज़ें हैं वो दुनिया भर में नहीं है, लेकिन रूल्स नियमों का पालन और नई तकनीक उसको ईजाद करके हम भारत को जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है उसको और जल्दी विश्व गुरु बना सकते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि भारत के लोगों में ये पोटेंशियल है, ये क्षमता है कि वो इन चीज़ों को करके आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करेंगे। जो डेयरी उत्पाद की हम बात करते हैं, लगातार आपके कई उत्पाद नए भी आ रहे हैं, क्या उसको इतना उत्कृष्ट हम करेंगे जवाहर सिंह जी कि वो विदेश भी जाए, वहाँ भी उसकी मांग बढ़े, यानी कि हमारे डेयरी उत्पाद की स्थानीय स्तर पर तो मांग बढ़े ही, विदेशों में उसकी डिमांड हो, तो क्या इसके लिए कुछ और नया प्लान आपने किया है? मैं ये समझ सकता हूँ कि डेनमार्क में जब हमने अध्ययन किया तो उनका ये था कि जो उत्पादन है, डेयरी उत्पाद है या दूध का उत्पादन, उसका 25% उपयोग वहाँ करते हैं। डेनमार्क का 11% आबादी ही कृषि, डेयरी और ये काम करता है, और बाकी 89% लोग हैं जो अन्य अन्य बिजनेसों में, कंपनियों में काम करते हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे जो उत्पाद हैं सरस डेयरी के, बेटर देन डेनमार्क, लेकिन उनकी मार्केटिंग हो। मैं यहाँ देखता हूँ जयपुर में और दूसरी जगह में सरस के जो 15 के आसपास हमारे उत्पाद हैं, जिसमें छाछ है, दही है, दूध है, घी है, श्रीखंड है, आपके मिठाइयाँ हैं और कई चीज़ें हैं, अपने कुल्फ़ी और ये आइसक्रीम भी बनाना चालू कर दिया है। वो अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन जैसे वहाँ का जो दूध है, हमने पाश्चीकृत दूध देखा जो चाय में डालते हैं, वो 1 साल तक खराब नहीं होता। तो उस तकनीक को यहाँ लाने की आवश्यकता है कि हम फॉरेन भेजे। जैसे हमारा टेट्रा पैक जाता है, सेना को सप्लाई होती है, सरस के टेट्रा पैक दूध की इतनी उत्तम क्वालिटी है वो सेना को सप्लाई होती है। तो करीब हम भी पहुँच गए हैं कि 6 महीने तक खराब नहीं होता है, लेकिन उसको और कैसे किया जा सकता है और इस तकनीक का उपयोग करके हमारी सरस देश में नंबर 1 आए, इसके लिए हम निश्चित रूप से वहाँ से जो कुछ सीख करके आए हैं उसकी चर्चा करके यहाँ अप्लाई करेंगे। इथे गृह राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, जिन्होंने डेनमार्क से क्या सीख कर आए और किस तरह के नवाचार आने वाले दिनों में आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, ये हम भी देखेंगे। जर्नलिस्ट जैकी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।